आज की कहानी का शीर्षक है स्टोक्स। 13 अगस्त 1819 की एक शांत सुबह आयरलैंड के स्क्रीन नामक छोटे से गांव में एक बालक का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया जॉर्ज गैब्रियल स्टोक्स। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि यही बालक आगे चलकर फ्लूइड डायनामिक्स, ऑप्टिक्स और गणित के ऐसे नियम स्थापित करेगा जो विज्ञान और इंजीनियरिंग की नींव बनेगा। स्टोक्स के पिता रिवरेंड गैब्रियल स्टोक्स चर्च के पादरी थे और उनकी माता एलिजाबेथ हॉघटन एक शिक्षित एवं धार्मिक महिला थी। परिवार में शिक्षा और अनुशासन का विशेष महत्व था। उन्हें प्रकृति से विशेष प्रेम था। बहते पानी, हवा की गति, बारिश की बूंदें और नदी की लहरें उन्हें आकर्षित करती थीं। वे अक्सर अपने पिता से प्रश्न पूछते, पानी हमेशा नीचे ही क्यों बहता है? हवा दिखाई क्यों नहीं देती, लेकिन महसूस होती है? इन प्रश्नों का उत्तर उस समय किसी के पास पूरी तरह नहीं था। शायद यही जिज्ञासा आगे चलकर उन्हें महान वैज्ञानिक बनाने वाली थी। स्टोक्स की शुरुआती शिक्षा घर पर ही हुई। उनके पिता स्वयं पढ़ाते थे। उन्होंने लैटिन, ग्रीक, गणित और धर्मशास्त्र का अध्ययन किया। उस समय यूरोप में शास्त्रीय भाषाओं का ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था। कुछ वर्षों बाद उन्हें ब्रिस्टल कॉलेज भेजा गया। यही पहली बार उनकी गणितीय प्रतिभा खुलकर सामने आई। कठिन से कठिन प्रश्न वे दूसरों की अपेक्षा बहुत जल्दी हल कर देते थे। 1841 में स्टोक्स ने इंग्लैंड के प्रसिद्ध कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के पेम्ब्रोक कॉलेज में प्रवेश लिया। उस समय कैम्ब्रिज दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गणित संस्थानों में गिना जाता था। यहाँ प्रतियोगिता बहुत कठिन थी, लेकिन स्टोक्स दिन रात मेहनत करते रहे। वे घंटों पुस्तकालय में बैठकर गणित, भौतिकी और खगोल विज्ञान का अध्ययन करते। उनकी मेहनत रंग लाए। 1841 में वे सीनियर रैंगलर बने। कैम्ब्रिज में ये सम्मान उस विद्यार्थी को मिलता था जो गणित की अंतिम परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करे। यह उपलब्धि पूरे ब्रिटेन में प्रसिद्ध मानी जाती थी। इसके बाद उन्हें स्मिथ्स प्राइज भी मिला। अब पूरा विश्वविद्यालय उनकी प्रतिभा को पहचान चुका था। डिग्री पूरी करने के बाद अधिकांश विद्यार्थी नौकरी खोजते थे, लेकिन स्टोक्स का सपना अलग था। वे प्रकृति के रहस्यों को समझना चाहते थे। उन्होंने शोध कार्य शुरू किया। उनका सबसे पहला ध्यान गया, तरल पदार्थ कैसे बहते हैं। उस समय वैज्ञानिक ये तो जानते थे कि पानी बहता है, लेकिन ये ठीक नहीं जानते थे कि उसके बहने का गणितीय नियम क्या है। जब कोई गेंद पानी में गिरती है तो वह धीरे धीरे क्यों रुक जाती है? जब कोई जहाज समुद्र में चलता है तो उसे कितना प्रतिरोध मिलता है? इन प्रश्नों के उत्तर किसी के पास नहीं थे। स्टोक्स ने इन्हीं समस्याओं को अपना शोध विषय बनाया। उन्होंने अनेक गणितीय समीकरण विकसित किए। उन्होंने बताया कि जब कोई छोटी गोल वस्तु किसी श्यान द्रव में चलती है तो द्रव उसके विरुद्ध एक बल लगाता है। ये बल बाद में स्टोक्स का नियम कहलाया। इस नियम के अनुसार किसी छोटे गोल कण पर लगने वाला श्यान प्रतिरोध उसकी त्रिज्या, द्रव की श्यानता तथा वेग पर निर्भर करता है। मैथमेटिकली F = 6 pi eta RV, जहाँ F = श्यान प्रतिरोध बल, eta = द्रव की श्यानता, R = गोले की त्रिज्या, V = गोले का वेग। इसी नियम का उपयोग आज भी किया जाता है। वर्षा की बूंदों के गिरने की गति ज्ञात करने में, दूध उद्योग में, रक्त के प्रवाह के अध्ययन में, दवा उद्योग में, प्रदूषण के कणों के विश्लेषण में और प्रयोगशालाओं में सूक्ष्म कणों के व्यवहार को समझने में। 1849 में केवल 30 वर्ष की आयु में स्टोक्स को कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में ल्यूकेशन प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स नियुक्त किया गया। स्टोक्स केवल द्रव तक सीमित नहीं रहे, उन्हें प्रकाश के गुण भी आकर्षित करते थे। उन्होंने देखा कि कुछ पदार्थों पर पराबैंगनी प्रकाश डालने पर वे अलग रंग की रोशनी छोड़ते हैं। उन्होंने इस घटना का गहराई से अध्ययन किया और पाया कि उत्सर्जित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य अवशोषित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से अधिक होती है, क्योंकि कुछ ऊर्जा ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है। इस घटना को फ्लोरेसेंस यानी प्रतिदीप्ति कहा गया। आज ये सिद्धांत उपयोग होता है फ्लोरोसेंट लैंप में, मेडिकल परीक्षणों में, DNA विश्लेषण में, फोरेंसिक विज्ञान में, नकली नोट पहचानने में तथा आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी में। फ्रांसीसी वैज्ञानिक क्लोद लुई नविया ने द्रवों के प्रवाह को समझाने का प्रयास किया था, लेकिन उनका सिद्धांत अधूरा था। स्टोक्स ने वर्षों तक इस विषय पर अध्ययन किया। उन्होंने द्रव के प्रत्येक छोटे से छोटे कण पर लगने वाले बलों का विश्लेषण किया और ऐसे गणितीय समीकरण विकसित किए जो बताते थे कि द्रव कैसे बहता है, कैसे घूमता है और किस प्रकार बाधाओं के आसपास अपना मार्ग बदलता है।
इन्हीं समीकरणों को नवीय स्टोक्स समीकरण कहा जाता है। आज इनका उपयोग होता है विमान और रॉकेट डिजाइन में, कारों की एरोडायनेमिक्स में, समुद्री जहाज़ों के निर्माण में, मौसम की भविष्यवाणी में, महासागरीय धाराओं के अध्ययन में, रक्त प्रवाह के विश्लेषण में तथा कंप्यूटर सिमुलेशन में। गणित के क्षेत्र में भी स्टोक्स ने एक ऐतिहासिक योगदान दिया। उन्होंने एक ऐसा प्रमेय प्रस्तुत किया जो किसी सतह और उसकी सीमा यानी बाउंड्री के बीच गहरा संबंध स्थापित करता है। इस नियम के अनुसार किसी बंद वक्र यानी क्लोज्ड कर्व के चारों ओर किया गया लाइन समाकलन उस वक्र से घिरी सतह पर कर्ल के सतही समाकलन के बराबर होता है। इसे स्टोक्स प्रमेय कहा जाता है। ये प्रमेय विद्युत चुंबकत्व, द्रव गतिकी, वेक्टर कैलकुलस, क्वांटम भौतिकी तथा सामान्य सापेक्षता जैसे विषयों की आधारशिला बन चुका है। स्टोक्स ब्रिटेन की प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी के सदस्य बने और बाद में उसके प्रेसिडेंट भी चुने गए। ये सम्मान केवल उन्हीं वैज्ञानिकों को मिलता था जिन्होंने विज्ञान में असाधारण योगदान दिया हो। इस पद पर रहते हुए उन्होंने अनेक युवा वैज्ञानिकों का मार्गदर्शन किया और वैज्ञानिक अनुसंधान को नई दिशा दी। 1857 में स्टोक्स ने मैरी सुसाना रॉबिन्सन से विवाह किया। दोनों का जीवन अत्यंत सादगीपूर्ण था। स्टोक्स धार्मिक विचारों वाले व्यक्ति थे। वे मानते थे कि विज्ञान और आस्था एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि सत्य की खोज के अलग अलग मार्ग हैं। वे अत्यंत विनम्र थे। इतनी प्रसिद्धि मिलने के बाद भी उन्होंने कभी अहंकार नहीं किया। उनके महान योगदान के लिए उन्हें अनेक सम्मान मिले, जैसे रॉयल मेडल, कॉपली मेडल, रमफर्ड मेडल, ब्रिटिश सरकार द्वारा बैरोनेट की उपाधि, संसद के सदस्य के रूप में सेवा आदि। उम्र बढ़ने के साथ उनका स्वास्थ्य कमजोर होने लगा, लेकिन उन्होंने शोध कार्य नहीं छोड़ा। वे अंतिम समय तक छात्रों को प्रेरित करते रहे। 1 फरवरी 1903 को 83 वर्ष की आयु में उनका निधन इंग्लैंड के कैम्ब्रिज शहर में हुआ।